हेलो एवरीवन। आज हम लेक्चर नंबर 12 देखेंगे और आज हम सप्लाई का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे सप्लाई क्या होता है, सप्लाई के क्या डिटर्मिनेंट्स होते हैं, ठीक है, और उनका क्या मतलब इम्पैक्ट या रिलेशन है, ये सारा कुछ हम इस लेक्चर में देखेंगे। सो वी विल सी द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज सप्लाई। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको पूरा डिटेल में डिमांड पढ़ा रखा है, मतलब A to Z एवरीथिंग अबाउट डिमांड मैंने पढ़ा दिया है, ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सप्लाई देखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इट इज द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी which a firm is willing to sell at prevailing price in the market। बिल्कुल डेफिनेशन डिमांड की तरह होगा, सेम टू सेम डेफिनेशन होगा जैसा हमने डिमांड में डेफिनेशन देखा था। वहाँ पे हम चीज़ें कंज्यूमर पर्सपेक्टिव से देख रहे थे, यहाँ पे हम प्रोड्यूसर या फिर फॉर्म के पर्सपेक्टिव से देखेंगे। जैसे मान लीजिए कोई एग्जांपल भी दे लेते हैं सेम टू सेम। अगर मान लीजिए कोई कमोडिटी है, ठीक है, मान लीजिए कोई कमोडिटी एक्स है। इस कमोडिटी की अगर मार्केट में प्राइस, ठीक है, कोई प्राइस है, ठीक है, इस प्राइस पे इस कमोडिटी की जितनी भी क्वांटिटी सेल करना चाहता है, ठीक है, सेल कौन करना चाहेगा? फॉर्म। कोई भी फॉर्म या कोई प्रोड्यूसर मार्केट में अपने कमोडिटी को मार्केट प्राइस पे, जो भी मार्केट में प्राइस चल रही है उस पर उसकी जितनी क्वांटिटी वो सेल करना चाहता है, वही इस पर्टिकुलर कमोडिटी की इस फॉर्म ए द्वारा सप्लाई हो जाएगा, ठीक है। अब मान लीजिए फॉर्म ए जो है वो इस प्राइस पे QSA सप्लाई देना चाह रहा है, लेकिन फॉर्म बी होगा वो इस प्राइस पे QSB सप्लाई करना चाहेगा, सी जो है वो QSC, ठीक है। अलग अलग फॉर्म, ठीक है, अलग अलग फॉर्म की अपनी पर्सनल चॉइस हो सकती है कि वो इस पर्टिकुलर प्राइस पे कितना क्वांटिटी सप्लाई करना चाहते हैं। तो इस कमोडिटी को जितने भी फॉर्म्स बना रही हैं और इस प्राइस पे जितना भी क्वांटिटी सप्लाई वो कर रही हैं, ठीक है, उन सबको अगर हम जोड़ दें तो एग्रीगेट सप्लाई के बराबर होगा। माइंड करिएगा कि वो एग्रीगेट सप्लाई, अगर हम मार्केट मैकेनिज्म या इक्विलिब्रियम की बात करें तो वो एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है, ठीक है। बिकॉज जितना डिमांड होगा उससे ज़्यादा परचेजिंग नहीं हो सकती, ठीक है, अनटिल और अनलेस की प्राइस बहुत लो हो। लेकिन लो प्राइस पे कोई भी फर्म क्यों बेचना चाहेगा, ठीक है। तो एग्रीगेट सप्लाई जो होता है वो मार्केट इक्विलिब्रियम में एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। और एग्रीगेट सप्लाई यही होता है कि जो भी फॉर्म्स एक कमोडिटी एक्स को बना रही हैं, उन सारे फॉर्म्स का उस गिवन प्रिवेलिंग प्राइस पे जितना भी सप्लाई है उन सबको जोड़ देंगे तो एग्रीगेट सप्लाई, और ये एग्रीगेट डिमांड के बराबर होता है। आप ये भी कह सकते हैं, इस डेफिनेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि इट इज़ द वेरियस क्वांटिटीज ऑफ अ कमोडिटी, किसी भी कमोडिटी की अलग अलग क्वांटिटी विच अ फर्म इज विलिंग टू सेल एट डिफरेंट प्राइसेस। यानी मान लीजिए कमोडिटी एक्स है, अगर इसकी प्राइस जो भी मार्केट में अगर वो बढ़ जाएगी तो फर्म ए ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा, प्राइस घट जाएगी तो फर्म ए कम सप्लाई करना चाहेगा। यानी कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ेगा या घटेगा वैसे वैसे किसी भी फर्म की क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती या घटती है। अब इस रिलेशन को समझते हैं। ओके,
एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जो प्राइस है और जो क्वांटिटी सप्लाइड है इनके बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है। ठीक है, वाई एक्सिस पे अगर हमने प्राइस को लिया है तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, सप्लाई क्यू एस, मोर प्रिसाइजली क्वांटिटी सप्लाइड। अब देखिए सप्लाई कर्व जो होता है, चूंकि प्राइस बढ़ने से क्वांटिटी सप्लाई बढ़ती है तो प्राइस और सप्लाई के बीच में हमेशा पॉजिटिव या डायरेक्ट रिलेशन होता है। ठीक है, और इसी को हम लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। अब आप देखिए कि प्राइस का क्वांटिटी सप्लाइड पे क्या इम्पैक्ट होता है। अगर मान लीजिए मार्केट में प्राइस पी है तो इस पे कोई भी पी प्राइस पे कोई भी फर्म कितना सप्लाई करना चाहता है, क्यू एस क्वान्टिटी सप्लाई करना चाहता है। लेकिन मान लीजिए अगर प्राइस बढ़ जाती है, ओके ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। ठीक है, ओके लेट मी अनडू इट। ओके लेट ड्रॉ इट अगेन। अगर मान लीजिए प्राइस बढ़ जाती है, पहले तो हम बढ़ी हुई प्राइस को पहुंचाते हैं सप्लाई करते, फिर यहाँ पर कितनी क्वांटिटी सप्लाइड होगी तो ये हो जाएगा QS1 और ये प्राइस क्या हो जाएगी P1। अब मान लीजिए अगर प्राइस घट जाती है तो क्या होगा, लेट्स सी। अगर मान लीजिए प्राइस घट के P2 हो गई तो P2 प्राइस पे, अगर ये प्राइस P2 है तो क्वांटिटी सप्लाइड QS2 हो जाएगी। यानी यहाँ पे हम देख सकते हैं, हम यहाँ ये बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि जो प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के बीच रिलेशन है वो ये है कि एज प्राइस इंक्रीजेज क्वांटिटी सप्लाइड आल्सो इंक्रीजेज। ये ट्रू किस केस में है, देखिए जब प्राइस P से P1 हुआ तो क्वांटिटी सप्लाइड QS1 हो गया एंड QS1 इज ग्रेटर देन क्वांटिटी सप्लाइड QS। जब प्राइस फॉल कर गया तो हमारी क्वांटिटी सप्लाइड भी फॉल कर गई। यहाँ पे QS2 इज लेस देन QS, देखिए ठीक है। और यहाँ पे जो फॉलन प्राइस है वो फॉलन प्राइस P2 है। यानी कि जब भी प्राइस बढ़ेगा, किसी भी कमोडिटी की प्राइस जब भी मार्केट में बढ़ेगी तो उस कमोडिटी का जो सप्लाई है वो बढ़ेगा, और अगर प्राइस कम हो जाएगी तो उसकी सप्लाई कम हो जाएगी। और इसी वजह से हमारा सप्लाई कर्व जो होता है, हमारा जो सप्लाई कर्व होता है वहाँ प्राइस और क्वांटिटी सप्लाई का डायरेक्ट या प्रोपोर्शनल रिलेशन होता है। इसी को लॉ ऑफ सप्लाई भी कहते हैं। बट द another fact is that we have to keep other factors affecting the supply as constant। तो लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है, लॉ ऑफ सप्लाई कहता है कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड, ओके, कीपिंग अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, कीपिंग all other factors affecting supply being constant। ठीक है, अगर हम सिर्फ प्राइस और QS का रिलेशन देखेंगे तो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, बट वी हैव टू कीप अदर फैक्टर्स एज कांस्टेंट, अदरवाइज ये रिलेशन नहीं बनेगा। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको डिमांड में देखिए, अगर आपने मेरा लेक्चर नंबर 11 देखा है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत स्मूथली सिंक करेगा, बहुत स्मूथली समझ में आएगा।
ठीक है, बिकॉज वहाँ जो कहानी थी लगभग सेम कॉन्सेप्चुअल कहानी यहाँ भी है। द ओनली डिफरेंस इज कि वहाँ हम सब कंज्यूमर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे थे और कंज्यूमर कंजम्पशन से सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है और वो सेटिस्फैक्शन इज नथिंग बट मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी, जिसको हम यूटिल में मेजर कर रहे थे। और यहाँ पर फॉर्म के पर्सपेक्टिव से ये सारा सेल या सप्लाई प्रॉफिट के लिए है। ओके, अब एक बात मैंने और भी आपको पहले बता दिया था कि किसी भी फॉर्म की जो प्रॉफिट होती है, लेट्स से दैट द प्रॉफिट हियर, ओके, P stands for, okay, let me write it, not to give any confusion with regard to this P and the price P. Profit is equal to revenue minus cost। और अगर आप प्रीवियस लेक्चर में जाएं, आई थिंक लेक्चर नंबर 3 या 4 पे मैंने किसी भी कंपनी की रेवेन्यू, फिर कॉरपोरेट इनकम टैक्स और इन्वेस्टमेंट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, ये सब बहुत डिटेल में पढ़ा है। तो यहाँ पर मैं आपको सिंपली बताता हूँ, प्रॉफिट ऑफ ए फर्म इज इक्वल टू प्रॉफिट या इनकम ऑफ ए फर्म। प्रॉफिट या इनकम इज द सेम थिंग, ओके। पर ये जो प्रॉफिट होता है ना, ये ग्रॉस प्रॉफिट होता है, ठीक है। अभी इस प्रॉफिट में से कॉरपोरेट इनकम टैक्स हटेगा, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हटेगा, तो वो सब कुछ मैंने बताया हुआ है। तो प्रॉफिट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। और रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू होता है प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इनटू टोटल क्वांटिटी सोल्ड ऑफ दैट प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर आप देखिए, अगर मान लीजिए प्रॉफिट, अगर मान लीजिए किसी प्रोडक्ट की मार्केट में प्राइस सेम है, तो अगर किसी फर्म को अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, तो उसको क्वांटिटी सप्लाइड जो है इसे बढ़ाना होगा, ठीक है। और अगर प्राइस भी बढ़ जाएगी तो प्रॉफिट बहुत बढ़ जाएगा, बिकॉज प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी सप्लाइड ऑब्वियसली फर्म बढ़ा देगा, तो दोनों के बढ़ने से तो फिर तो कॉम्युलेटिव इफेक्ट आएगा। पर अगर प्राइस सेम है, देन एट सेम प्राइस, ठीक है, अगर प्राइस प्रोडक्ट का सेम रहेगा तो ज़्यादा प्रॉफिट फर्म तभी अर्न कर सकता है जब वो ज़्यादा क्वांटिटी सेल करे, ओके। तो ये सारी बातें हो गई सप्लाई, लॉ ऑफ सप्लाई और प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड के रिलेशन को लेके। अब चलिए देखते हैं ओके, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई। जैसे हमने पढ़ा था डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड के डिमांड्स को कौन से चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसी तरह से हम फैक्टर्स या डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई देखेंगे। ठीक है, तो जो सबसे पहला फैक्टर है, ठीक है, वो ऑब्वियसली प्राइस होगा। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, ओके, प्राइस। और ये हमने लॉ ऑफ सप्लाई में भी डिटेल में देख लिया कि प्राइस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी सप्लाइड, विच मीन्स दैट अगर किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है तो फर्म या प्रोड्यूसर उसकी क्वांटिटी सप्लाई बढ़ा देगा, बिकॉज ही वांट टू अर्न मोर प्रॉफिट। और अगर किसी कमोडिटी की प्राइस कम होगी तो कोई भी फर्म या प्रोड्यूसर की सेल करने की जो विलिंगनेस है वो कम हो जाती है, यानी वो लेस क्वांटिटी सप्लाई करना चाहेगा। तो लो प्राइस पे या गिरे हुए प्राइस पे बस वो इतना सप्लाई करना चाहेगा कि उसका ऑपरेटिंग कॉस्ट निकल जाए, ठीक है, बिकॉज उसका प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम हो गया। तो स्टिल ही विल हैव टू सेल, बिकॉज ही हैव टू टेक आउट ऑल द ऑपरेटिंग कॉस्ट ऑफ द कंपनी। इसके मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेटिंग कॉस्ट, जो भी फैक्टर नॉन फैक्टर कॉस्ट है, उनको तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। और अगर थोड़ी बहुत प्रॉफिट हो रही है तो उस पर कंपनी सस्टेन करती है, ठीक है। पर कंपनी ज़्यादा तभी बेचना चाहेगी जब उसको रीजनेबल प्रॉफिट यानी रीजनेबल प्राइस मिले या प्राइस बढ़ जाए। तो ये था पहला फैक्टर या पहला डिटर्मिनेंट। अब चलिए देखते हैं दूसरा डिटर्मिनेंट।
दूसरा फैक्टर होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन किस पे डिपेंड करता है? देखिए, मैंने आपको लेक्चर 1 में फैक्टर कॉस्ट पढ़ाया था। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, देखिए प्रोडक्शन में क्या इन्वॉल्व होता है। एक तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, और उन पे जो किसी कंपनी को कॉस्ट आती है उनको बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, यानी जो फैक्टर इनपुट्स हैं उनको जो भी हम उनको पेमेंट करते हैं उसको हम फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। फिर होता है नॉन फैक्टर कॉस्ट। नॉन फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? तो सबसे बड़ी सवाल है कि नॉन फैक्टर इनपुट क्या होता है, तो वो है रॉ मटेरियल। एग्जाम्पल इज रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, ठीक है। यानी फैक्टर कॉस्ट वो होते हैं जो फैक्टर इनकम करते हैं, या लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप। तो इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे जो हमें कॉस्ट आती है उसको फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और जो रॉ मटेरियल होता है वो एक नॉन फैक्टर इनपुट है। ठीक है, इसलिए रॉ मटेरियल को परचेज करने में जो कॉस्ट आती है वो नॉन फैक्टर कॉस्ट है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं COP लिख रहा हूँ, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है तो वो या तो फैक्टर कॉस्ट के बढ़ने से बढ़ सकता है, या फिर जो नॉन फैक्टर कॉस्ट है यानी कि रॉ मटेरियल के अगर प्राइसेस बढ़ जाएं। जैसे मान लीजिए कि आप गुलाब जामुन बना रहे हैं, तो अगर मान लीजिए कि सीजन मैरिज का है, तो अगर खोवा के दाम या मिल्क, सॉलिड मिल्क या खोवा का दाम महंगा हो गया, इफ़ इट बिकम्स कॉस्टली, तो आपके गुलाब जामुन ऑब्वियसली महंगे हो जाएंगे। यानी खोया क्या था? रॉ मटेरियल। ओके, तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है अगर फैक्टर कॉस्ट या रॉ मटेरियल यानी कि नॉन फैक्टर कॉस्ट की कीमत बढ़ जाए। अब एनालिसिस देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट होता है। देखिए, जब भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब भी आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा तो फॉर्म की क्वांटिटी सप्लाइड घट जाती है, क्योंकि अगर फॉर्म को ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है तो फिर गिवन मार्केट प्राइस पे, अच्छा ये मैं तब की बात कर रहा हूँ व्हेन प्राइस इज सेम। ठीक है, अगर मान लीजिए कॉस्ट बढ़ता है प्राइस भी बढ़ जाती है तो कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म हो सकता है कि पहले जितना या उससे अधिक सप्लाई करे। लेकिन अगर मार्केट में प्राइस सेम रहे और कॉस्ट बढ़ जाए तो प्रोड्यूसर या फॉर्म लेस क्वांटिटी सप्लाई करेगी, और मान लीजिए अगर कॉस्ट घट जाता है तो फिर ऑब्वियसली उनका कॉस्ट घट गया तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन इन दोनों ही केस में प्राइस सेम होना चाहिए। ठीक है, अब इसको ज़रा ग्राफ से समझते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि सेम प्राइस पे कॉस्ट बढ़ने से सप्लाई घटने बढ़ने का क्या मतलब है। लेट अस ड्रॉ अ ग्राफ। ठीक है, सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग। ठीक है, मान लीजिए कोई फर्म है, फर्म ए, वो कोई कमोडिटी एक्स सप्लाई कर रही थी, वो पी प्राइस पे, जब प्राइस पी था तो वो क्यूएस क्वांटिटी सप्लाई कर रहे थे। अब उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया। ठीक है, चाहे रॉ मटेरियल की कीमत बढ़ गई, चाहे फैक्टर कॉस्ट बढ़ गया, जो भी, अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गया और अब वो फर्म कम सप्लाई करना चाह रही है। ठीक है, सेम प्राइस पे अगर वो कम सप्लाई करना चाह रही है, ठीक है, मान लीजिए प्राइस ये है, इसी प्राइस पे अगर वो ये क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहे हैं QS1, तो इसके लिए सप्लाई कर्व क्या होगा? तो इसके लिए सप्लाई कर्व वो होगा जहाँ पे प्राइस और सप्लाई कट करेंगे तो ये एक नई सप्लाई कर्व होगी। तो मान लीजिए सप्लाई S1 था, ये S था, तो ये S1 हो जाएगा।
और अगर सेम प्राइस पे वो फर्म ज़्यादा सप्लाई, अगर मान लीजिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाता है, तो अगर कॉस्ट कम हो गया तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, अगर कॉस्ट कम हो गया तो रेवेन्यू माइनस कॉस्ट यानी प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो उस कंपनी क्या चाहेगी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा, यानी अगर उसे रॉ मटेरियल या कुछ सस्ता मिल रहा है तो उसको कॉस्ट कम पड़ रहा है तो वो ज़्यादा सप्लाई करना चाहेगा। तो पी प्राइस पे मान लीजिए वो ये क्वांटिटी सप्लाई करना चाह रहा है QS2, तो इस पे क्या डिमांड करवाएगी, सॉरी सप्लाई कर्व क्या होना चाहिए इस क्वांटिटी के लिए, ये होना चाहिए S2। आप यहाँ पे बात समझें कि अगर प्राइस सेम है, ठीक है, इफ प्राइस इज सेम, अगर सेम प्राइस पे ज़्यादा क्वांटिटी सेल करना है तो वो तभी पॉसिबल है जब सप्लाई बढ़ जाए, ओवरऑल सप्लाई ही बढ़ जाए, यानी जो सप्लाई कर्व है वो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, यानी दिस सप्लाई कर्व हैज़ टू शिफ्ट राइटवर्ड। और अगर सेम प्राइस पे कोई फर्म लेस सप्लाई करना चाह रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन कॉस्ट, तो जो सप्लाई कर्व है दिस सप्लाई कर्व हैज़ टू शिफ्ट लेफ्टवर्ड, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि अगर सप्लाई बढ़ रहा है, इंक्रीज इन सप्लाई, या इसको मोर प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो इन, ओके लेट्स डू वन डू, ठीक है। अगर मान लीजिए, ओके एक बार और अंडू कर देते हैं, ओके मान लीजिए सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ रही है, ठीक है, दिस कैन ओनली हैपन व्हेन सप्लाई विल इंक्रीज। और अगर प्राइस सेम है, सेम प्राइस पे अगर क्वांटिटी सप्लाइड घट रही है, दिस विल ओनली हैपन व्हेन ओवरऑल सप्लाई विल रिड्यूस। तो जब भी सप्लाई बढ़ता है, ठीक है, तो सप्लाई कर्व कहाँ शिफ्ट होता है, राइट वर्ड, ठीक है, राइट वर्ड शिफ्ट होगा, ठीक है, ये राइट वर्ड ही तो है। और जब भी सप्लाई घटेगा तो सप्लाई कर्व लेफ्ट वर्ड शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, मतलब वो अपने से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का इम्पैक्ट। अब तीसरा डिटर्मिनेंट देखते हैं, ओके लेट मी सेलेक्ट ग्रीन। थर्ड डिटर्मिनेंट क्या है, चेंज इन द टैक्स रेट, चेंज इन टैक्स रेट्स, ठीक है, चेंज इन टैक्स रेट या सब्सिडी भी कह लीजिए। यानी कि अगर गवर्नमेंट किसी प्रोडक्ट पे इनडायरेक्ट टैक्सेस को बढ़ा देती है तो उस प्रोडक्ट की MRP बढ़ जाएगी। अगर इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाएंगे तो उसकी MRP बढ़ जाएगी। अगर उस इनडायरेक्ट टैक्स बढ़ाने से MRP बढ़ने का मतलब क्या है कि उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाएगी। प्राइस अगर उसकी बढ़ गई तो कंज्यूमर पे क्या इम्पैक्ट आता है, कंज्यूमर क्या है, बढ़े हुए प्राइस पे लेस क्वांटिटी डिमांड करेगा, QD कम हो जाएगा। QD के कम होने से जो क्वांटिटी सप्लाइड है ये कम हो जाता है, ठीक है। यानी जब भी गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा देती है, ठीक है, तो होता क्या है कि कमोडिटी की प्राइस बढ़ जाती है। प्राइस बढ़ने से डिमांड कम होता है तो क्वांटिटी सप्लाइड डिमांड कम होने की वजह से कम हो जाती है। या आप ये कह सकते हैं कि जब भी टैक्सेस बढ़ाए जाएंगे तो क्वांटिटी सप्लाइड घट जाएगी, ठीक है। उसी तरह से मान लीजिए अगर गवर्नमेंट सब्सिडी को बढ़ा देती है, अगर गवर्नमेंट सब्सिडी को बढ़ाएगी तो सब्सिडी बढ़ाने से क्या होगा, सब्सिडी अगर गवर्नमेंट देगी तो प्राइस कम हो जाएगा, प्राइस कम हो जाएगा तो QD बढ़ेगा, QD अगर बढ़ेगा तो QD इज इक्वल टू QS यानी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये टैक्स रेट इनडायरेक्ट टैक्स में चेंज होने से, सब्सिडी में चेंज, इनडायरेक्ट टैक्सेस के बढ़ने घटने से ये इम्पैक्ट होता है, सब्सिडी के बढ़ने घटने से
ऐसा इम्पैक्ट होता है। फाइनली जो आई थिंक विच वन, तीसरा था ना, तो हमारा चौथा डिटर्मिनेंट, आई थिंक द लास्ट डिटर्मिनेंट, या दिस वन इज द लास्ट, दैट इज चेंज इन टेक्नोलॉजी। चेंज इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन में टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, ठीक है, अगर ज़्यादा लेबर्स और लेस इक्विपमेंट मशीन्स यूज हो रहे थे, ठीक है, लेकिन अगर कोई टेक्नोलॉजी ऐसी आती है जो बहुत एफिशिएंट है, ठीक है, कोई एफिशिएंट मशीन या इक्विपमेंट आती है, तो अगर चेंज इन टेक्नोलॉजी जो है वो बेटर है, चेंज इन टेक्नोलॉजी, चेंज इन टेक्नोलॉजी इज पॉजिटिव, इफ़ इट इज़ पॉजिटिव, या आप कह लीजिए कि बेटर फॉर प्रोडक्शन, देन क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज ऑन द गिवन प्राइस। सेम प्राइस पे क्यूएस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो जब भी अच्छी टेक्नोलॉजी आती है, अगर प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो सेम प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाएगी। तो अभी तक हमने क्या देखा? अभी तक हमने डिमांड और सप्लाई को बहुत डिटेल में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम जरा ये समझते हैं कि एक रिलेशन समझते हैं। देखिए, डिमांड, जब भी डिमांड बढ़ता है तो डिमांड, अगर किसी कमोडिटी की डिमांड बढ़ेगी तो उसका प्राइस बढ़ता है, और जब भी किसी कमोडिटी की प्राइस बढ़ती है, ठीक है, तो उसके प्राइस बढ़ने से उसकी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। वहीं पे देखें कि अगर किसी कमोडिटी की सप्लाई बढ़ जाए, ठीक है, तो उसका प्राइस फॉल करता है, और अगर उस चीज़ की प्राइस फॉल कर रही है तो उसका डिमांड क्यूडी बढ़ जाता है। यानी इस रिलेशन से हमें क्या पता चला? इस रिलेशन से हमें पता चला कि डिमांड या जो प्राइस है ना, प्राइस इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय डिमांड और सप्लाई, ठीक है। जब भी किसी कमोडिटी की, यानी अगर मान लीजिए पी प्राइस पे कोई कमोडिटी बिक रही थी, अगर कंज्यूमर्स का इनकम बढ़ेगा तो वो डिमांड बढ़ा देंगे। जब भी डिमांड बढ़ेगी तो ओके, लेट मी से इट हियर, whenever demand will increase, it will lead to increase in price, and whenever price will increase, producer will be willing to supply more. Similarly, whenever supply will increase, price will reduce. When price will reduce, consumer will consume more, ठीक है। और फिर इनका उल्टा भी देख लीजिए, जब डिमांड गिरेगा तो प्राइस गिरेगा, तो क्वांटिटी सप्लाइड भी गिरेगी। जब सप्लाई गिरेगी, प्राइस बढ़ेगा तो क्यूडी कम हो जाएगा। यानी जो प्राइस है, प्राइस इज ऑलवेज, रिमेंबर, प्राइस इज द वेरिएबल, प्राइस इज ऑलवेज अफेक्टेड बाय डिमांड और सप्लाई, और प्राइस के चेंज होने की वजह से क्यूडी या क्यूएस बदलता है। यानी जब भी डिमांड और सप्लाई चेंज होगा तो प्राइस चेंज होगा, और प्राइस के चेंज होने से क्यूडी क्यूएस चेंज होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेक्चर। अगले लेक्चर में हम मार्केट मैकेनिज्म या मार्केट इक्विलिब्रियम को डिटेल में पढ़ेंगे। हम ये भी पढ़ेंगे कि किसी प्रोड्यूसर का मैक्सिमम प्रॉफिट कब होता है, या कंज्यूमर के मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन के क्या कंडीशंस होते हैं। साथ ही साथ हम रिसोर्स एलोकेशंस देखेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे लेक्चर नंबर 13 में। तो एक बार देखते हैं, रिवीजन करते हैं कि हमने आज लेक्चर में क्या देखा। सबसे पहले हमने देखा सप्लाई क्या होता है, तो हमने उसके डेफिनेशन देखी, उसको हमने एग्जांपल से समझा। किसी कमोडिटी एक्स का किसी एक फर्म के रिलेशन में हमने देखा कि एट ए गिवन प्राइस वो जो भी सेल करने को विलिंग है वो उस फर्म की क्वांटिटी सप्लाइड होगी। ऐसे ही सभी फर्म की उस प्राइस पे क्वांटिटी सप्लाइड करने की विलिंगनेस होगी, उन सबको ऐड कर देंगे तो वो एट गिवन प्राइस एग्रीगेट सप्लाई कहलाएगी। अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन है, दिस एग्रीगेट सप्लाई मस्ट बी इक्वल टू एग्रीगेट डिमांड, और अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से कम है तो एग्रीगेट सप्लाई ऑब्वियसली नीचे आ जाएगा। ये सब क्यों होगा अगले लेक्चर में को समझ में आएगा। अभी समझिए सप्लाई और उसका कॉन्सेप्ट। फिर हमने देखा
कि प्राइस और सप्लाई जो होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, यानी जब भी प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ती है। फिर हमने लॉ ऑफ सप्लाई देखा। फिर हमने देखा कि किसी भी फर्म की प्रॉफिट क्या है, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट। रेवेन्यू उसके प्राइस और क्वांटिटी सोल्ड पे डिपेंड करता है, यानी अगर किसी कंपनी को अपनी प्रॉफिट बढ़ानी है एट ए गिवन प्राइस तो उसके पास दो ही ऑप्शन होता है, ठीक है, दो ही ऑप्शन होता है, सॉरी यहाँ पे, या तो अपनी क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दे या अपना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिड्यूस कर दे, ठीक है। तो अगर किसी फर्म को प्रॉफिट बढ़ानी है एट ए गिवन प्राइस तो वह तो क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ा दे या अपना कॉस्ट कम कर दे। फिर हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई को देखें, यानी कि हमने ये देखा कि सप्लाई किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो पहला सबसे बड़ा फैक्टर प्राइस है। उसके बाद हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को देखा, उसमें हमने फैक्टर कॉस्ट, नॉन फैक्टर कॉस्ट देखा। फिर उनके बढ़ने से, कॉस्ट बढ़ने से एट ए गिवन प्राइस सप्लाई कम हो जाती है, कॉस्ट कम होने से एट ए गिवन प्राइस सप्लाई बढ़ जाती है। फिर हमने सप्लाई कर्व का सप्लाई में इंक्रीज और डिक्रीमेंट, यानी उनका राइटवर्ड शिफ्ट लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखा हमने, ठीक है। या इसको राइटवर्ड लेफ्टवर्ड के बजाय ये कहते हैं कि सप्लाई कर्व शिफ्ट अपवर्ड। अगर सप्लाई कर्व अपवर्ड शिफ्ट हो रहा है मतलब कि सप्लाई इज डिक्रीजिंग, और अगर सप्लाई कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो रहा है, अगर ये ओरिजिनल सप्लाई एस थी, अगर इसके नीचे कोई शिफ्टिंग हो रहा है, डाउनवर्ड शिफ्टिंग, सप्लाई इज इंक्रीजिंग। इफ समथिंग इज अपवर्ड शिफ्टिंग, सप्लाई इज डिक्रीजिंग। ओके, या उसके बाद हमने देखा चेंज इन टैक्स रेट। अगर टैक्सेस बढ़ा दिया जाए सप्लाई कम हो जाता है, सब्सिडी बढ़ा दी जाए सप्लाई बढ़ जाता है। चेंज इन टेक्नोलॉजी, अगर कोई बेहतर टेक्नोलॉजी आएगी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगा तो सप्लाई बढ़ जाएगी। फिर हमने देखा कि डिमांड और सप्लाई प्राइस को अफेक्ट करते हैं और प्राइस के अफेक्ट होने से क्यूडी क्यूएस अफेक्ट होता है। सो थैंक यू फॉर टुडेज लेक्चर। वी विल मीट अगेन in lecture number 13.